ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया। अरे तुम तो आज भी ऐसे तैयार हो रही हो जैसे आज भी कुंवारी हो। अरे अब तुम माँ बनने वाली हो। हाँ तो मैं सुंदर हूँ इसीलिए तैयार हो रही हूँ ताकि मेरे होने वाले बच्चे भी मेरी तरह सुंदर हों। इतना बोल शीला फिर से मेकअप करने लगती है। कुछ दिन में शीला 2 बेटियों को जन्म देती है, पर अपनी एक बेटी काली देख शीला उसे लेने से इनकार कर देती है। नहीं, इतनी काली मेरी बेटी नहीं हो सकती, इसे आप इसके बाप को दे दो। शीला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये कोई तुम्हारी सौतेली बेटी नहीं। इतनी मुश्किल से तुम्हें माँ बनने का सुख मिला है और तुम अपनी दोनों बेटियों में फर्क कर रही हो। मैं इसे अपनी बेटी नहीं मानती। मेरी बेटी इतनी काली बदसूरत नहीं हो सकती। अपनी एक काली बेटी देख शीला उसे अपनाने से मना कर देती है। अब शीला अपनी गोरी बेटी का ख्याल रखती है और विनोद अपनी काली बेटी का। इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं और आज दोनों ही बच्चों का जन्मदिन होता है। क्या हुआ कथा बेटा, तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारे सामने केक रखा है, काटने के लिए तैयार हो जाओ। मैम तो जुड़वा बहन है, आज तो मेरा भी जन्मदिन है, क्या मैं भी कथा के साथ केक काटूं? मैंने ये सारी अरेंजमेंट तेरे लिए नहीं अपनी गोरी बेटी के लिए करी है। और कितनी बार तुझे बोला है जब मैं अपनी बेटी का केक कटवाने जाऊं तो अपना काला मुंह मत दिखाया कर। भाग यहाँ से। शीला, तुम अपनी दोनों बेटियों में इतना भेदभाव क्यों करती हो? दोनों तुम्हारी ही बेटी हैं। मैं इस काली को अपनी बेटी नहीं मानती और मैं नहीं चाहती इसकी वजह से मेरी बेटी का बर्थडे खराब हो, इसलिए आप इसे यहाँ से लेकर जाओ। पापा क्योंकि मैं काली हूँ इसलिए माँ मुझसे इतनी नफरत करती है। अपनी बेटियों में इतना फर्क करना सही नहीं है बहन, देखना एक दिन तुम्हारी काली बेटी ही काम आएगी। रहने दो बहन, इसे कुछ भी समझाना बेकार है। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं, तुम अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करो। इतना बोल विनोद अपनी काली बेटी दिव्या को अपने साथ बाहर ले जाता है और एक रेस्टोरेंट में उसे उसकी पसंद का खाना खिलाता है। तो वहीं शीला अपनी बेटी कथा का धूमधाम से 5वां जन्मदिन मनाती है। समय गुजरता है और अब शीला की दोनों बेटियां 15 साल की हो जाती हैं। पर 15वें जन्मदिन के दिन विनोद की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और इसका सारा इल्जाम शीला दिव्या को देती है। हर रोज शीला अपनी काली बेटी को टॉर्चर करती, ना अच्छा खाने को देती ना पहनने को, यहाँ तक कि पिता के जाने के बाद उसका जन्मदिन भी नहीं मनाया जाता। ऐसे ही 2 साल और गुजर जाते हैं और अब बेटियां 18 साल की होने वाली होती हैं। इससे पहले कथा कमरे में बैठी अपनी माँ से आकर दिव्या की शिकायत करती है, जहां दिव्या झाड़ू लगा रही थी। माँ, इसने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए, कल मेरे स्कूल में फेयरवेल पार्टी है। शीला गुस्से में उठती है और दिव्या का हाथ मरोड़ कर उसे सुनाती है। करम जली काली कलूटी कहेंगी, जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया है तूने। तेरी वजह से ही मेरे पति की मौत हुई और आज तेरी वजह से मेरी बेटी रोती है। तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने तेरी पढ़ाई छुड़वा दी, इसीलिए तू मेरी बेटी से बदला निकालना चाहती है। कथा अपनी बहन की शिकायत कर देती है, जिस वजह से शीला दिव्या को मारकर वहां से चली जाती है और बेचारी दिव्या अपने पिता की फोटो लेकर रोते हुए घर के सारे काम खत्म करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही बहन का 18वां जन्मदिन पास आने लगता है। तो खाने की टेबल पर खाना खाते कथा कहती है, माँ, बहुत जल्द मेरा 18th जन्मदिन आ रहा है। हर साल तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल करती हो, पर मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग करो। हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं, तू बता इस बार तू क्या करना चाहती है? माँ, इस बार मुझे अपने बर्थडे पर सबसे अलग ड्रेस चाहिए और केक के साथ बड़ी सी पार्टी रखनी है, वो भी ऊपर छत पर, जिसमें सिर्फ मेरे दोस्तों और कोई नहीं। और इस बार खाने में सब कुछ चाइनीज और इटालियन रखवाना। पर कथा, घर की पार्टी में ये सब रखना सही नहीं है और बहुत खर्चा भी हो जाएगा। जब से पापा गए हैं माँ के लिए सब कुछ अरेंज कर पाना मुश्किल होता है। क्यों री, तुझे मेरी बड़ी चिंता है? अगर इतनी ही फिक्र है मेरी तो मेरी जिंदगी से चली जाना। सबसे बड़ी मुसीबत तो तू ही है। मैं अपनी बेटी का बर्थडे बिल्कुल वैसे ही मनाऊंगी जैसा वो चाहती है, समझी? अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर दिव्या को बहुत बुरा लगता है। समय गुजरता है और शीला बड़े से मॉल से जाकर कथा के लिए महंगी ड्रेस और गिफ्ट लेती है। तो वहीं दिव्या को कथा के छोड़े हुए कपड़े पहनने को देती है और बर्थडे वाले दिन डेकोरेटर को बुलाकर ऊपर छत को सजवाती है। केक कटिंग के लिए स्टेज लगता है, डीजे लगता है, खाने पीने का काउंटर, सब अरेंजमेंट होती है।
पर उस दिन दिव्या की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, जिस वजह से सफाई करते हुए दिव्या के हाथों से कथा का मेकअप किट गिरकर टूट जाता है और ये देख कथा अपनी माँ से दिव्या की शिकायत कर देती है। माँ देखो, सफाई के बहाने इस काली कलूटी ने मेरा मेकअप किट तोड़ दिया ताकि आज मैं अपने 18th जन्मदिन पर अच्छी ना दिख सकूं। जब से मेरी जिंदगी में आई है इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। पता नहीं इस कलमुही से कब पीछा छूटेगा। माँ अब तो घर में पापा भी नहीं है, आप ऐसे घर से निकाल क्यों नहीं देती? मैं ऐसे कब का निकाल देती बेटा, पर ये समाज वाले मुझे जीने नहीं देंगे। बेशरम काली कलूटी कहीं की, शर्म नहीं है तुझे? ये नहीं कि खुद इस घर से निकल जाऊं और हमारा पीछा छोड़ दूं। चल कथा, अब भी समय है, मैं तुझे मेकअप का सामान दिलवा कर लाती हूँ। शीला दिव्या को खरी खोटी सुनाकर अपनी बेटी के साथ फिर से मॉल जाती है और उसे शॉपिंग करवाती है। तो वहीं दिव्या को अपनी माँ की बातें आज इतनी बुरी लगती हैं कि वो अपनी पिता की फोटो और कुछ जोड़े हुए पैसे लेकर घर से निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो लाठी के सहारे चल रही थी और लोगों में कॉस्मेटिक का सामान बेच रही होती है। अरे बेटी, बस 2 लिपस्टिक, क्रीम और एक काजल रखा है। इस क्रीम को लगाने से तुम गोरी हो जाओगी। माफ करना आंटी, अगर ये एक्सपायर ना होते तो मैं जरूर लेती। अरे बेटा, तुम लगा लो, मेरी क्रीम लगाने से तुम गोरी हो जाओगी। 10 दिनों से मेरी कमाई नहीं हुई, इसलिए कुछ नहीं खाया। मुझ गरीब का भला करो। कोई बात नहीं आंटी, अपनी ये क्रीम मुझे दे दो। वैसे भी मैं काली हूँ, इसे लगाकर मुझे कुछ नहीं होगा। और रही खाने की बात, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। चलो साथ में किसी ठेले पर खड़े होकर खाना खाते हैं। दिव्या उस औरत के साथ ठेले पर खड़ी होकर पेट भरकर खाना खाती है और जाने से पहले बूढ़ी औरत दिव्या से कहती है, बेटी, मैंने तुम्हें क्रीम दिया है, वो कोई मामूली क्रीम नहीं है, वो एक जादुई क्रीम है। तो इस क्रीम से जो मांगेगी तुम्हें वो मिल जाएगा, और इसे लगाने से तुम गोरी भी हो जाओगी। जब मैं जवान थी तो मुझे भी ये क्रीम किसी बूढ़ी औरत ने दी थी, और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। इतना बोल बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। दिव्या को उस औरत की बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो क्रीम लगाती है। पर क्रीम लगाते ही तेज पीली रोशनी निकलती है और कुछ ही देर में दिव्या गोरी हो जाती है और वो एक दुकान के बाहर लगे शीशे में जाकर खुद को देखती है। ये क्रीम तो सच में जादुई है। मैं तो कथा से भी ज्यादा गोरी हो गई। अब तो माँ मुझे जरूर अपनाएंगी। अपना गोरा रंग देखकर दिव्या घर जाती है और अपनी माँ को ढूंढती है। उसे माँ नहीं मिलती। फिर उसे याद आता है कि सब छत पर होंगे, तो वो पहले सुंदर दिखने के लिए अपने कमरे में जाकर जादुई क्रीम से कुछ चीजें मांगती है। हे जादुई क्रीम, आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम मेरे सिंपल से सूट को एक प्रिंसेस गाउन में बदल सकती हो? तभी एक पीली रोशनी निकलती है और दिव्या का पुराना सूट एक प्रिंसेस गाउन में बदल जाता है, जिसके साथ एक ताज भी आता है, जिसे प्रिया शीशे में देख बहुत खुश होती है। ये जादुई क्रीम, मुझे सुंदर सी हील्स और कुछ तोहफे भी चाहिए। एक पीली रोशनी के साथ कई हील्स और गिफ्ट बॉक्स भी आ जाते हैं। हील्स पहनकर गिफ्ट लेकर वो छत पर जाती है, जहां सभी लोग कथा के 18वें जन्मदिन की पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। और जब दिव्या आती है तो सब उसका गोरा रंग और ड्रेस देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ ही घंटे में तूने क्या करवाया जो मुझसे भी ज्यादा गोरी हो गई? और ये ड्रेस, ये गिफ्ट, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तू कथा से भी ज्यादा गोरी हो गई है। अब तू लग रही है मेरी बेटी। इसे कहते हैं चमत्कार। लगता है भगवान ने आपकी सुन ली। कुछ ही देर में सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं, पर कथा अपनी बहन का गोरा रंग देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है और दिव्या सारी बात अपनी बहन और माँ को बताती है। सच्चाई का पता लगने के बाद शीला का प्यार दिव्या के लिए बढ़ जाता है और अब शीला कथा से ज्यादा दिव्या का ध्यान रखती है। कुछ देर में वो नीचे सजावट करती है और दिव्या का जन्मदिन मनाती है। दिव्या, ये ले अपना 18वां जन्मदिन का केक काट। तेरे पापा मुझे बताते थे कि तुझे मलाई कोफ्ते, पनीर पूरी कितना पसंद है, इसीलिए देख आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। और तुम तो हमेशा सिर्फ मेरी पसंद का खाना बनाती थी ना, तो क्या हो गया अगर आज मैंने दिव्या की पसंद का खाना बना दिया तो? अगर इस घर में मेरी पसंद का खाना नहीं बनेगा तो मैं भी किसी को खाना खाने नहीं दूंगी। मेरे लाड प्यार की वजह से तू मेरे सर पर बैठ गई है। खाने का अपमान करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? आप कितनी बुरी हैं। आप जैसी माँ मैंने आज तक नहीं देखी। जब तक ये काली थी आप इसे देखना भी पसंद नहीं करती थी, और आज जब ये मुझसे भी गोरी हो गई है तो आप मुझसे ज्यादा इसे प्यार करने लगी। कल को अगर मैं इससे ज्यादा गोरी हो गई तो आपका प्यार मेरे लिए बढ़ जाएगा। आपका तो प्यार मौसम की तरह बदलता है।
कथा की ऐसी बातें सुनकर शीला को काफी बुरा लगता है और उसे पुराने दिन याद आते हैं जब वो दिव्या को मारती थी, पर दिव्या उसे उल्टा जवाब तक नहीं देती थी। ये सब देख शीला की आंखें भर आती हैं। दिव्या केक काटती है और अब फिर अपनी माँ के हाथों से पहली बार खाना खाती है। वहीं कथा माँ का प्यार पाने के लिए दिव्या के कमरे में जाकर वही जादुई क्रीम लगाती है, जिसे लगाते ही तेज पीली रोशनी निकलती है और कथा दिव्या से भी ज्यादा काली हो जाती है और बाहर जाती है। इस क्रीम को लगाने से तू गोरी हो गई है और मैं काली, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हुआ था कथा क्योंकि तूने जलन में ये सब किया, पर तू चिंता मत कर, तू मेरी बहन है, मैं तुझे वो जिंदगी नहीं जीने दूंगी जो मैंने जी है। ये जादुई क्रीम, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहन को पहले की तरह ही गोरा कर दो। दिव्या के इतना कहते ही क्रीम में से तेज पीली रोशनी निकलती है और कुछ देर में कथा फिर से गोरी हो जाती है। अपना गोरा रंग देख कथा काफी खुश होती है और उस दिन के बाद वो कभी भी दिव्या से नफरत नहीं करती। पिछले 3 महीनों से हम आपके बिजली दफ्तर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे गांव में बिजली नहीं आई। कितनी बार अर्जी डाल दी हमने। अरे गांव में बिजली भेज पाना पान पर चूना लगाने जितना आसान काम नहीं है। कितनी अर्जियां डालनी पड़ती हैं, फॉर्म भरने पड़ते हैं, अलग अलग लोगों से परमिशन लेकर साइन करवाने पड़ते हैं। पता है सालों लग जाते हैं गांव में बिजली लाते लाते। सर्दियों के मौसम में तो बिना बिजली के जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों का क्या करें। हर साल गर्मियों के मौसम में पूरा गांव गर्मी से झुलस रहा होता है। आप लोग तो अपने दफ्तर में एसी कूलर चलाकर आराम करते हो, लेकिन साहब जरा हम गरीबों के बारे में भी सोचिए। तो तुम लोग कहना क्या चाहते हो कि हम कुछ काम नहीं करते? अरे यहाँ बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, और भी काम है हमें। जब बिजली आनी होगी तो बता देंगे। बिजली दफ्तर वालों की बात सुनकर वो सभी चेहरे पर मायूसी लेकर बाहर आ जाते हैं। सरपंच जी, अब आप ही बताइए क्या करें। मैं क्या ही बताऊं, मैं तो खुद परेशान हूं। एक तो हमारा गांव भी इतना छोटा और पिछड़ा हुआ है कि मुझे तो लगता है कि सरकार भूल ही गई है कि मदनपुर नाम का भी कोई गांव इस देश में है। सबको बस शहरों को उजागर करने की पड़ी है, लेकिन कोई गांव की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इतने सालों में कोशिश में लगे हुए हैं कि गांव उजागर हो, गांव में बिजली आए ताकि गर्मी से छुटकारा मिले, लेकिन लगता है इस साल की भी गर्मी बिना बिजली के ही गुजारनी होगी। सभी उदास होकर तपती धूप में अपने घर लौट जाते हैं। अरे बच्चों, तुम्हारी माँ कहाँ है? बाहर आंगन में भी नहीं थी। बाबा वो पड़ोस वाली काकी के साथ मटके बेचने के लिए शहर की तरफ गई हैं। कह रही थी आते हुए शाम हो जाएगी। उन्होंने खाना बनाकर रख दिया है, आप कहीं तो लगा दूं? पंकज हाथ मुंह धोकर बैठ जाता है तो वहीं मुन्नी पंकज को खाना परोसती है और गिलास में मटके का पानी देती है, जिसे पीकर अब तो इस गर्मी में ये मटके का पानी ही शरीर को सुकून देता है। कम से कम हम गरीबों के पास ये मटका तो है। ऐसे ही शाम हो जाती है। पंकज की पत्नी माधवी पड़ोसन शीला के साथ अपनी मिट्टी के बर्तन और मटकों से भरा ठेला लिए घर पर आती है। माधवी, आज तो आने में काफी देरी हो गई। लगता है आज काफी कमाई हुई है तुम्हारी। चवन्नी भी कमाई नहीं हुई है, सारे मटके बर्तन यूं ही वापस लेकर आई हूँ मैं। गर्मी के मौसम में तो मटके को काफी अच्छी बिक्री होती है, तो लोगों ने मटके क्यों नहीं खरीदे? शहर में अब हर किसी के पास फ्रिज होता है, तो कोई क्यों ही मटके खरीदेगा। 2-3 साल पहले तो गर्मी के मौसम में मटकों की बिक्री हो जाती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रही है। ऐसा ही रहा तो खाएंगे क्या? वैसे ही गर्मी से कम परेशान हैं, जो अब हमारा काम भी नहीं चल रहा है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही गांव का हर एक शख्स परेशान हो जाता है। सालों से ना गांव में बिजली थी और ना कोई अच्छा रोजगार का साधन। गांव के कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते, तो कुछ अमीर लोगों के खेतों में खेती करते। पानी के नाम पर भी गांव में इकलौती नदी थी। इसी नदी से सभी गांव वासियों का गुजारा चल रहा था। कभी कभी तो सोचती हूँ अगर गांव में नदी नहीं होती तो हम तो सालों पहले ही इस गर्मी से मर चुके होते। सही कहा मनोरमा बहन, ये नदी ही अब इकलौता सहारा है हम लोगों के जीवन का। वैसे ये महीना पूरा होने वाला है। हर महीने के आखिर में हम अपनी नदी की पूजा करते हैं। इस रविवार के दिन सभी सुबह 6 बजे नदी किनारे इकट्ठा हो जाना। आखिरकार ये नदी ही तो हमारे जीने का इकलौता सहारा है। नदी मैया, बस इस नदी को कभी सूखने मत देना। जहां एक तरफ गर्मी के चलते पूरा गांव परेशान था, तो वहीं गांव में बनी इस नदी की वजह से ही सारा गांव जी पा रहा था। सभी अपनी इकलौती नदी की हर महीने पूजा करते थे और साथ ही नदी को गंदा होने से भी बचाते थे। बाप रे बाप, आज तो सच में हद ही हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर पर धूप की किरणें नहीं बल्कि आग के गोले बरस रहे हैं।
बंटी बेटा जाकर एक गिलास मटके का पानी लिया। जी माँ। बंटी घर के अंदर जाता है और गिलास में मटके का पानी, ठंडा पानी भरकर अपनी माँ को देता है। इस मटके का पानी कितना ज्यादा ठंडा है ना, ये मटका पानी को कितनी जल्दी ठंडा कर देता है। काश हम लोग इस मटके के अंदर रह पाते। हाँ माँ, फिर हमें भी कभी गर्मी नहीं लगती और हम भी पानी की तरह ही ठंडे रहते। तुम भी ना कभी कभी कैसी बातें करते हो। चलो जाओ पढ़ाई करो, थोड़ी देर में मटके बनाकर मैं तुम लोगों को खाना देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बीतते दिनों के साथ गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इस साल इतनी भयानक गर्मी होती है कि गांव की एक बूढ़ी औरत सरला की गर्मी के चलते मौत हो जाती है। अब तो बस यही दिन देखने रह गए थे। इतने सालों से तो बस हम गर्मी से ही परेशान थी, लेकिन आज तो गांव में गर्मी से सरला चाची की मौत हो गई। भगवान, क्या सारे जुल्म सिर्फ हम गरीबों पर ही ढाता है। अरे सरला चाची की 3 जवान बेटियां हैं, अब क्या होगा इन तीनों का। सभी लोगों को सरला की मौत का काफी बड़ा सदमा लगता है और कहीं न कहीं अब सबके दिलों में गर्मी को लेकर दहशत और बढ़ जाती है। माधवी हर रोज की तरह शहर और गांव में मटके बेचने के लिए जाती है। बहन जी, ये बड़ा वाला मटका कितने का है? ये बड़ा वाला 100 रुपए का है और छोटा वाला 50 का। मेरे पास 50 रुपए ही हैं और घर में इतने सारे लोग हैं, इस छोटे से मटके का पानी हम कितने लोग ही पी पाएंगे। आप एक काम करिए, ये छोटा वाला ही दे दीजिए। आप ये बड़ा वाला ही लेकर जाइए। जब आपके पास पैसे हों तो आप मुझे बाकी पैसे दे दीजिएगा। इतनी गर्मी में कोई प्यासा मुझसे देखा नहीं जाएगा। मैं भी आपकी तरह ही गरीब हूँ तो आपकी हालत समझ सकती हूँ। भगवान अपनी कृपा आप पर बरसाए, भला करे ऊपर वाला आपका। माधवी उस औरत को आधे दाम में ही बड़ा वाला मटका दे देती है। माधवी भले ही खुद गरीब थी, लेकिन जितनी हो सके उतनी लोगों की मदद करती। आधे कम दामों में लोगों को मटका देना, कभी किसी को पानी पिलाना तो कभी किसी को अपने हिस्से की रोटी देना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सरला की मृत्यु को मुश्किल से 2 हफ्ते ही हुए थे कि अब गांव में 6 साल के बच्चे की गर्मी के चलते मौत हो जाती है, जिससे माधवी काफी ज्यादा डर जाती है और नदी किनारे पानी भरते हुए रोने लगती है। गांव में गर्मी के चलते 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उस बच्चे की माँ को रोता बिलखता देख मेरा तो कलेजा ही बिलख उठा है। माधवी काफी ज्यादा रोती है कि तभी रोते रोते माधवी के कुछ आंसू उस नदी के अंदर जा गिरते हैं, जिससे मेरी बच्ची रोना बंद करो, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। ये आवाज कहाँ से आई है? कौन है यहाँ? मैं तुम्हारे सामने ही हूँ माधवी। ये आवाज मुझ में से यानी इस नदी के अंदर से आ रही है। मैं नदी की देवी तुमसे बात कर रही हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नदी देवी, क्या आप सच में मुझसे बात कर रही हैं? मैं तुम्हारी और तुम्हारे गांव के हालातों के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम्हारे गांव के सभी लोग भीषण गर्मी के चलते काफी परेशान हैं। इस गांव में रहने वाला हर शख्स एक नेक दिल इंसान है। तुम भी लोगों की काफी मदद करती हो, इसलिए अब मैं तुम सबकी मदद करना चाहती हूँ। गांव में जितने भी परिवार हैं उन सभी परिवारों के हिसाब से तुम एक मटका बनाओगी और उस मटके के ऊपरी हिस्से में मेरी इस नदी का पानी भरोगी। ये सभी मटके तुम्हें इसी नदी किनारे बनाने होंगे। नदी देवी की बात सुन माधवी ऐसी ही करती है और जल्दी किनारे आकर सभी गांव वालों के परिवार के हिसाब से अलग अलग मटके बनाकर रख देती है। और जब नदी का पानी उन मटके के ऊपरी हिस्सों में डालती है तो देखते ही देखते वो छोटे छोटे पानी से भरे मटके बड़े बड़े पानी से भरे मटके के घरों में बदल जाते हैं। ये तो पानी से भरे मटका घर है। हे देवी मैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माधवी जल्दी से सभी गांव वालों को इकट्ठा करके नदी किनारे ले आती है। सभी नदी किनारे बने पानी से भरे इन मटकों के घरों को देखकर काफी हैरान और खुश होते हैं। माधवी, तू सच कह रही है? ये पानी से भरे मटके घर अब हमारे हैं, हम इसमें रह सकते हैं? हाँ हाँ, देवी मैया ने मुझसे खुद कहा है। एक एक करके अब गांव के सभी लोग जब उस पानी से भरे मटके घर के अंदर जाते हैं। ये मटका घर अंदर से कितना ज्यादा ठंडा है ना, जैसे ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम किसी मटके के अंदर हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बर्फ से घिरी वादियों के बीच में खड़े हैं हम। पहली बार जिंदगी में दिल और शरीर को इतना सुकून मिला है। ये पानी से भरा मटका घर तो बड़ा ही कमाल का निकला। ऊपर पानी भरे होने की वजह से कितनी ज्यादा ठंडक है इसके अंदर। अगर ऐसा घर हो तो बिजली की किसे ही जरूरत है। सभी गांव वाले नदी किनारे पानी से भरे और मटकों के घरों में जाकर काफी ज्यादा खुश थे। माँ,
अब पूरा घर हमारा है ना, हम पूरी गर्मियाँ इसी घर में रहेंगे। अब तो मैं गर्मी में कहीं बाहर भी नहीं जाऊंगी, हम सब यहीं खेलेंगे। मुझे तो अभी भी ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। मुझे खुद पंकज, लेकिन देखो ना, देवी मैया की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया और हमें गर्मी से छुटकारा भी मिल गया। सभी गांव वाले मटके घर के अंदर रहकर काफी ज्यादा खुश थे। माधवी, तुम यकीन नहीं करोगे, कल रात को तो मुझे अपने इस मटके घर के अंदर ठंड लगनी शुरू हो गई। कंबल ओढ़कर सोई हूँ मैं, जब जाकर नींद आई है। मैं तो सबसे ज्यादा इस बात से खुश हूँ कि अब गर्मी से गांव में किसी की मौत नहीं होगी। इसी तरह पूरा गांव नदी किनारे बसे उन मटके घरों में हंसी खुशी रह रहा था। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। शहर से कुछ लोग गांव घूमने के लिए आए होते हैं और जब उन लोगों की नजर नदी किनारे पानी से भरे इन बड़े बड़े मटकों के घरों पर पड़ती है, आई कांट बिलीव, मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि सारे घर मटके के बने हुए हैं। जी हाँ, सही कहा आपने, ये सारे घर मटके के बने हुए हैं और अंदर से काफी ज्यादा ठंडे हैं। आज तक इतने अलग अलग तरह के घर देखे, लेकिन ऐसा मटका घर पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं इन घरों की फोटो क्लिक कर सकती हूँ? सोशल मीडिया पर इन मटके घरों की फोटो पोस्ट होते ही कई सारे लोग दूर दूर से इन्हें देखने के लिए गांव आते हैं, जिसके चलते काफी कम समय में अब ये पिछड़ा गांव लोगों की नजरों में आने लगता है और अब जल्द ही इस गांव में बिजली भी आ जाती है और अब पूरा गांव गर्मी में भी हंसी खुशी रहता है।